So a huge good morning to all of you. Today we are going to discuss about the physics, and inside the physics, the very first chapter of the class 12th, we are going to discuss which is the इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं क्या इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है. फर्स्ट चैप्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन है फिजिक्स का. उसके अंदर वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं अपने आसपास, जिससे बहुत सारे लाइट बल्ब जलते हैं, बहुत सारे फैंस चलते हैं. अब ये इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है? क्या इलेक्ट्रिसिटी के चलने का कोई तरीका है? हाँ, बिकॉज उसके अंदर चार्जेस का फ्लो होता है. हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी वायर के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वास्तव में हैं क्या इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी क्या खासियत है जो इन्हें बाकी क्वांटम पार्टिकल्स से अलग करती है? अब आप पूछेंगे क्वांटम पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो क्वांटम पार्टिकल्स वो पार्टिकल हैं जो बहुत छोटे हैं अपने साइज में. अभी के लिए इतना समझ सकते हैं, लाइक वो एटम से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, है ना. एटम्स इज नॉट द क्वांटम पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल्स आर वेरी लेस. तो इलेक्ट्रॉन्स इज अ काइंड ऑफ very small particle which is a sub part of the atom. Atom has made up the three charges: proton, electron and the neutrons. Neutrons are neutral, proton and electron has the charges, the plus charges and the negative charges. And when we discuss about the charge, the things come is the नेचर ऑफ अ पार्टिकल. चार्जेस क्या है? एक पार्टिकल की नेचर है कि वो कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव. इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले किसी ने ऑब्जर्व तो किया होगा. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि चार्जेस वास्तव में एग्जिस्टेंस के अंदर हैं. और ये उन्होंने कैसे देखा? उन्होंने दो स्फीयर बॉल्स लिए और उनको रब करा. रब करने के बाद एक को अलग तरीके से रब करा गया और एक को अलग तरीके से. जब उनको पास लाए, सॉरी, दोनों को पहले सिमिलर एक क्लोथ से रब करा गया और जैसे उन्हें पास लाए तो दे स्टार्टिंग रिपेलिंग ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर भागने लगे. तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला इनके अंदर कोई सेम लाइक चार्जेस आ चुके हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. वास्तव में चार्जेस कुछ नहीं है, उनको चार्जेस दो तरीके के होते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं वो हैं क्या. चार्जेस पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं. बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से किसी इलेक्ट्रॉन्स पे क्या किसी एटम के ऊपर आता है? असल में हमारे कुछ फंडामेंटल हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से पूरा एटम मिलके बना हुआ है. हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. अब ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी, लेकिन इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रॉन के पास लेकर जाऊं तो इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? इस इलेक्ट्रॉन को किसी प्रोटॉन के पास लेकर जाऊं तो इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? ये सारे बिहेवियर्स हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर. अब हम चार्ज तो बोल रहे हैं, चार्ज क्या है वास्तव में? चार्ज एक क्वालिटी है किसी भी पार्टिकल की जो फील्ड के अंदर आने पे उससे रिएक्ट जो करेगा, उस चीज को ऑब्जर्व करने के तरीके को हम, या उस चीज की एक तरीके से हमने नाम रख दिया कि ये चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी है जो फील्ड के अंदर या तो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा. हम उसको बोल देते हैं कि इतना ज्यादा चार्ज्ड है, इसके पास जाने के लिए या इससे दूर भागने के लिए इतना ज्यादा चार्ज्ड है. जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने कोई एनर्जी ड्रिंक पी तो अब मैं चार्ज हूँ रेस करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए. अब मैं चार्ज हूँ, मैं बहुत थक गया था तो मैंने एनर्जी ड्रिंक डाली, अब मैं चार्ज हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो वो काम करने के लिए कोई पार्टिकल कितना चार्ज्ड है, इसकी स्टडी करने के लिए हमने नाम दिया चार्ज. और वो कौन सा था? इलेक्ट्रिक चार्ज. बिकॉज रब करने पे इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर हुए हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, ऐसे ही हम समझेंगे अभी. तो इसका सबसे पहले किसने देखा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक सिल्क क्लॉथ से दो स्फीयर को रब करा था जो मेटेलिक थे, और उनके अंदर क्या हुआ? सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस आपस में बन गए. तो हमने एक चीज रटी है बचपन में कि लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर. बट हमें नहीं पता ऐसा होता क्यों है. असल में ऐसा फील्ड की वजह से होता है. पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो हमेशा बाहर की तरफ होती है. लाइक हमने एज्यूम करा है
कि पॉजिटिव चार्ज बाहर की साइड फील्ड छोड़ता है एंड द नेगेटिव चार्ज वुड बी एब्जॉर्ब दीज फील्ड्स, ये एब्जॉर्ब करता है इन फील्ड्स को। तो जब फील्ड की कोई डायरेक्शन हो जाती है ना, तो जैसे ही इसके अंदर कोई नेगेटिव पार्टिकल आएगा तो वो इससे तो दूर भागेगा कॉज ये भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसके पास ज्यादा जाएगा कॉज यहाँ से ये लाइंस आ रही हैं। अब जैसे आपको कहीं से दिखे कि इधर से कोई अच्छा सा लड़का आ रहा है या कोई लड़की आ रही है, तो हाँ कोई फ्रेंड है आपका बहुत अच्छा, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, या फिर कोई बहुत गंदा है या फिर आपसे बोलता नहीं है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ऑब्वियसली हमारा ह्यूमन नेचर है, बिहेवियर है कि जहाँ से हमें कुछ मिलता हुआ दिखे हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सेम द चार्जेस विल अट्रैक्ट टू दोज हुज आर अपोजिट इन देयर नेचर। तो नेगेटिव पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव नेगेटिव की साइड। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। अभी हम देखेंगे इनके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ये सब। वैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। प्रोटॉन के ऊपर भी सेम है, बस उसकी वैल्यू प्लस में है और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो अभी हम इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। और ये चार्जेस स्टैटिक हैं, अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे जब चार्ज को स्टैटिक है यानी कि रुका हुआ है अपनी जगह पे। अभी देखो, मैंने किसी क्लॉथ से कभी आपने कॉम्ब करा है हेयर्स को, उसमें जब हम उसको कागज के पास या छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर्स के पास लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, खिंच के आ जाते हैं कॉम्ब के साथ। तो ये क्या है, ये भी एक इस तरह की स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इसके ऊपर जब हमने बाल को बहाया है, मेरे तो नहीं है, आपको करके देखना, बाल बहाते हैं तो उसके कॉम्ब के ऊपर, कॉम्ब इज अ प्लास्टिक है ना, तो उसके ऊपर क्या होता है, चार्ज फॉर्म हो जाते हैं। और जैसे ही आप उसको पेपर के पास लेके जाओगे तो इंडक्शन के थ्रू पेपर के अंदर भी चार्ज फॉर्म हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके ऊपर की तरफ उठ जाएगा, है ना। तो मैं समझाना चाह रहा था कि जो हमारा चार्ज है वो हमेशा अपोजिट की साइड मूव करते हैं, और ये स्टैटिक चार्ज है। अगर ये मूव करता तो ये बन जाता करंट, जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। अभी अगर चार्ज स्टैटिक है, एक जगह पे रुका हुआ है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द फ्रिक्शनल यानी कि फ्रिक्शन से जब हमने कोई चीज रब करी है तो उसमें फ्रिक्शन लगा है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आया है, तो वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होगी। या फिर स्टैटिकल यानी कि स्टैटिक का मतलब होता है एक जगह रुक जाना, स्टैटिक यानी कि नॉन मूवेबल, है ना। स्टैटिक फोर्स एक जगह पे रुका हुआ फोर्स, एक जगह से आता हुआ, या फिर रुका हुआ तो नहीं, फोर्स तो लगेगा, उससे चीजें मूव करेंगी, लेकिन ये अभी मूव नहीं कर रहा, जो हमारा बेस पॉइंट है जिसकी हम फील्ड की बात कर रहे हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे और सारी चीजें जो भी जैसे जैसे आती जाएंगी वो सब इसी के अंदर देखेंगे। पहले इसे देख लीजिए एक बार, इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो अभी जैसा मैंने बुक में देखा है तो यार कुछ टॉपिक छूट गए थे, उन्हें एक बार कवर कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी हम पहले देखने वाले हैं कि इंसुलेटर और कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसुलेटर्स क्या होते हैं, समझेंगे। एक बार ही देखो, आपने देखा है कि बचपन में हमें सभी ने क्या करा है, सेल से मोटर वगैरह चलाई है, बल्ब जलाया ना, काफ़ी दिवाली वगैरह पे उसके वो टूट जाते हैं तो लगा लगा के हम लोग जला के देखते हैं। तो असल में वो अगर उसका तार कुछ छोटा है तो हम कोई सिल्वर फॉइल लगा के उसे जला लेते थे, है ना। तो ऐसा होता क्यों है, क्या वो इस मार्कर से इसकी प्लास्टिक बॉडी पे अटैच होके भी जल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि मार्कर की बॉडी इज अ नॉट गुड not a good conductor of electricity but it is a insulator of the electricity। इंसुलेटर और कंडक्टर में यही फर्क है कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के माध्यम है, या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देते हैं, है ना, फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी नाइट कुछ भी आपस में अपने आप में नहीं है, वो बस चार्जेस का फ्लो है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि चार्जेस भी मेटल या नॉन मेटल दोनों की बात करेंगे अभी हम, लेकिन किसी भी ऐसे एलिमेंट में जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाए, क्या वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा? और वैसी बात है, होगा। क्या ऐसा कोई एलिमेंट जिसके अंदर नॉट फ्लो ऑफ चार्ज हो, चार्ज का कोई फ्लो नहीं हो, है ना, तो
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा, तो वो क्या होना चाहिए, वो इंसुलेटर होना चाहिए। क्या होगा, इंसुलेटर। तो यही मेजर डिफरेंस है इंसुलेटर और कंडक्टर में। मेजरली metals are the conductor of electricity and the non-metals are not conductor of the electricity but there are the insulators of the electricity। क्यों metals, क्या होता है मेटल के अंदर, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि वो कंडक्टर है, इंसुलेटर्स के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि वो इंसुलेटर है। तो प्रॉपर्टी का सिर्फ एक सिद्धांत है या एक ही चीज से सबसे ज्यादा काम आती है जो इनके कंडक्टर के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को फ्लो करने के, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन बैंड और नाम भूल गया, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो फॉरबिडन गैप है, यानी कि जो एनर्जी है वो काफी कम होती है, वो या तो ओवरलैप कर रही होगी, लेकिन सेमीकंडक्टर्स हैं जिनके अंदर 3 MeF की होती है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या है, वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा दे या जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लो के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, मामू मान जा, तो जिसके भी अंदर फ्लो के लिए इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्री हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं कि वो जा आ सकते हैं, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। लेकिन जिनके अंदर ये चीजें नहीं है, वो नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला टॉपिक देखते हैं। तुझे इस कमरे में किसने भेज दिया माँ? तो चलो अब आगे चलते हैं। हमारा कंडक्टर्स और इंसुलेटर खत्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडक्शन और कंडक्शन क्या होता है। अब देखने में या सुनने में सिमिलर लग सकते हैं वर्ड्स, इंडक्शन कंडक्टर, इंडक्शन इंसुलेटर, कंडक्शन कंडक्टर, बट इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है असल में। कंडक्टर मैंने बता ही दिया। अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन। थोड़ी स्पेलिंग वगैरह में यार थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, इतना इंग्लिश अच्छी नहीं है। कंडक्ट और इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस और कंडक्टेंस में क्या फ़र्क है ना यार, मैं फिर से क्या कर रहा भाई। अभी हम पढ़ेंगे कि इंडक्शन और कंडक्शन में क्या फ़र्क है। असल में दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं कि इंडक्टर जो है हमारा, वो जो हमारा इंसुलेटर है वो इंडक्टर से कुछ लेना देना है, नहीं। असल में जो हमारा इंडक्शन है, इंडक्शन वो सिर्फ ये बताता है कि किसी भी चीज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच करे, बिना किसी भी कांटेक्ट में आए, फिजिकल कांटेक्ट में आए, अगर हम उसके अंदर चार्ज को डेवलप कर दें, तो वो प्रोसेस होता है इंडक्शन का। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। कि हमने कोई रॉड ली, लाइक दिस इज द रॉड, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये किसी मेटेलिक स्फीयर के पास जाता है, अभी टच नहीं है, देखो मैंने जगह छोड़ी ना, तो इट इज नॉट द फिजिकली कनेक्टेड विद द स्फीयर। अब इसके पास एटम्स हैं, एटम्स में क्या होगा, मेजरली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो देखो ध्यान से, जब ये इसके धीरे धीरे पास जाएगा तो इसमें क्या होगा, जो भी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या करेगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सेम चार्जेस रिपेल एंड द नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आई सेड ना, तो पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव को तो रिपेल कर देंगे और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो थोड़े टाइम बाद इस स्फीयर की जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ ऐसी होने लगेगी ना, देखो ध्यान से, कुछ ऐसी होने लगेगी कि नेगेटिव इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव ये रिपेल कर देगा पीछे की तरफ। कुछ ऐसी दिखने लगेगा ये स्फीयर, मतलब अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, बट चार्जेस के तरीके से हम समझ सकते हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब इस साइड पॉजिटिव भर चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके इसे अर्थिंग कर देंगे इसकी, यानी कि हम इस चार्ज को अर्थ में पहुंचा देंगे और
जब ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गायब हो गया, अब हमने अर्थिंग हटा दी और ये पूरा स्फीयर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही बचा रह गया, पॉजिटिव चार्ज हमने अर्थ कर दिया और फिर हमने रॉड भी हटा दी। तो क्या हुआ, स्फीयर को हमने नेगेटिव चार्ज बना लिया। किस प्रोसेस से, इंडक्शन से। ये कनेक्ट नहीं था, अगर हम इसे टच करके ये काम करते तो वही कंडक्शन हो जाता है ना। कंडक्शन मतलब कि टच होने के बाद ये काम होना, और इंडक्शन का मतलब बिना टच करे हमने चार्ज बना दिया या फिर चार्ज इसके अंदर फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा इंडक्शन और कंडक्शन के बीच फर्क। अब हम देखने वाले हैं कि एडिटिविटी क्या है चार्ज की। हम अगर दो चार्ज को एक साथ रखें तो क्या उनका मैग्नीट्यूड आपस में ऐड हो जाता है। मैग्नीट्यूड के बारे में हम सभी ने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड किसी की भी क्वांटिटी को दर्शाता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, उसको मैग्नीट्यूड दर्शाता है। तो हम देखेंगे चार्ज, अगर हमने दो चार्ज लिए, लाइक दिस इज द वन चार्ज एंड दिस इज सेकंड चार्ज, बोथ आर द पॉजिटिव, तो इन दोनों को अगर मैं एक साथ एक बॉल के अंदर रख दूं तो क्या ये 2c हो जाएगा। कॉज इसकी वैल्यू c थी, इसकी वैल्यू c थी, तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या वो 2c होगा। यही बताता है एडिटिविटी ऑफ द चार्ज, के दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में प्लस हो जाएंगे और उनका सिंबल जो होगा वो वही होगा जो जिस काइंड का वो चार्ज था। जैसे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव न्यूमेरिकल होगी, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो n है वो क्या होगा हमारा, n should be the magnitude of charges and the signs are the property of the charges। जैसे मैं बोलूं कि एक प्लस चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज में मुझे जोड़ना है तो दे फॉर्म जीरो चार्ज, cause प्लस माइनस इज जीरो, न्यूट्रलाइज्ड देम। नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा और पॉजिटिव नेगेटिव को, एक ही बात है। जब भी दो अपोजिट चार्ज एक साथ आएंगे तो +1 इसका आया, -1 इसका आया, +1 में से एक चला गया तो जीरो चार्ज। यही बताती है एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। अगर सिमिलर सी बात हो कि मैं बोलूं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कितना चार्ज बनाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज बनाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 10 के 10 नेगेटिव चार्ज होंगे, है ना। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, मैंने बताया 10 के 10 नेगेटिव चार्ज होंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल कितना चार्ज है। तो यही बताता है एडिटिविटी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये भी माइनस ये भी माइनस, 1.6 इसको 10 बार लिखो और आपस में ऐड कर दो तो भी वो मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे हम करते हैं ना 2 + 2 + 2, इसे 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। सिमिलर सी बात है, इसे बार बार माइनस करने के या प्लस करने के बजाय हमने सीधे -10 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दो चार्ज को एक साथ ऐड करना हो तो रिजल्ट क्या आएगा वो मैंने समझाया। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो गोइंग फॉर द न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग which is bigger, a coulomb or a charge on a electron। ठीक है, how many electrons charges from the coulomb of charge। ये पूछा है कि इसने एक कूलाम चार्ज बड़ा होगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और दूसरी बात इसने बोला है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलाम चार्ज बनाएंगे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज लिखी थी, उसी के अंदर से हम इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूले असल में कहीं से नहीं आते, वो हमने बेसिक थ्योरम्स जो हमारा हमने पढ़ते हैं, हम उसी से फॉर्मूले निकालते हैं। तो कि जो हमने पढ़ा था कि टोटल चार्ज, मैंने लिखा था ना 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा किसी बॉडी के ऊपर, जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने इसके अंदर मैंने माना n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो e चार्ज है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज है। तो फॉर्मूला क्या बना चार्ज का, चार्ज को हम q से डिनोट करते हैं इन द फिजिक्स, और n हो गया हमारा नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और e हो गया हमारा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो टोटल चार्ज निकल जाएगा q = n। तो फॉर्मूला हमने अपने आप ही बना लिया
कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब इतना चार्ज है तो n इलेक्ट्रॉन के ऊपर n मल्टीप्लाई इतना होगा, है ना। जैसे मैं कहूँ एक चॉकलेट 2 रुपए की है तो 10 चॉकलेट कितने की होंगी, तो 10 इंटू 2 20। ठीक है ना, समझ में आता है ये कि एक चॉकलेट अगर 2 रुपए की है तो 10 चॉकलेट 20 रुपए की होंगी। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ऐसे ही हमने देखा एक चार्ज इतना है तो n चार्ज कितने होंगे, माना n पार्टिकल्स का हर एक n के अंदर, माना n की कोई वैल्यू रख के देख लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था अभी, तो टोटल चार्ज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 10 इंटू एक इलेक्ट्रॉन। इसे यहाँ ना लिख के मैं इधर ही लिखता हूँ -1.6, है ना, तो समझ में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, तो ये था टोटल चार्ज का फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू NE। इसे याद रख सकते हैं हम, वरना तो हमारे को ये सब कुछ पता होना चाहिए जो मैंने बेसिक्स बताए हैं, उसी से हम फॉर्मूला खुद भी बना सकते हैं। अगर हमने थ्योरम समझी है जो मैंने समझाया था तो बहुत अच्छा है, वरना हम सीधे सीधे याद भी रख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू NE इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग टोटल चार्ज। तो अभी ये बोल रहा है एक कूलम चार्ज के अंदर कितना एक कूलम चार्ज बड़ा होता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और अगर कूलम चार्ज बड़ा होता है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हमने पढ़ा है एक कूलम चार्ज यानी कि एक कूलम लिख दिया यहाँ पे, टोटल चार्ज की वैल्यू बोला कितने आ सकते हैं, मैंने माना n इलेक्ट्रॉन्स आ सकते होंगे। अब n इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब देखो ये 19 है। अब जब इसे हम इसके इधर यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो 1 से इसे डिवाइड कर दो, n की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और ये मैग्नीट्यूड में है तो माइनस का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमें n, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे भी पॉजिटिव होगा, कोई नंबर कोई ऐसे नेगेटिव में नहीं जा सकते। हाँ, अगर ऐसा होता है कि फ्रिक्शन बन जाए, फ्रिक्शन हो जाए, तो बात होती है कि कूलम चार्ज फिर छोटा हो जाता इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इसे सॉल्व ऐसे कर लेंगे, इसको इधर डिवाइड में ले आके सॉल्व कर लेंगे। अभी मुझे नहीं लगता यार सॉल्व भी मुझे कराना पड़ेगा, हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन होगा, कोई टफ सा तो उसे सॉल्व भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग अ कॉम्ब ड्रोन थ्रू द पर्सन हेयर। कोई कॉम्ब है जिसको सर से कॉम्ब करा है, ड्राई कॉजेज 10 टू दी पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू दे दी सीधे सीधे उसने, 10 टू दी पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है ना। टू लीव द पर्सन हियर एंड स्टिक टू द कॉम्ब, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्ब। बोला चार्ज बता दो कितना होगा। तो देखो Q इज इक्वल्स टू मैंने बताया NE, क्योंकि n की वैल्यू उसने दे दी 10 टू द पावर 22, तो उसकी मैंने इलेक्ट्रॉन्स की बात बताई मैंने 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसकी मल्टीप्लाई जैसे इसके अंदर करेंगे तो 22 प्लस है। अब देखो ध्यान से, एक छोटी सी बेसिक है, अगर बेस सेम है और पावर अलग तो पावर्स ऐड होती हैं। जैसे a की पावर b इंटू a की पावर c, तो a की पावर b प्लस c, इसे लिख लो कहीं, या अगर तुम्हारा अर्थ में सॉरी मैथमेटिक ठीक है तो ये बात पता होगी। तो अभी हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू दी पावर 22 माइनस 19 कॉस प्लस माइनस माइनस एंड 9, जब 22 में से 19 गए तो कितना बचा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होता है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इतना होगा इतने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। If a body gives out 10 to the power 19, 10 to the power 9 electron very second, how much time required to the total charge 1c from 8? अब ये बोल रहा है कि टाइम पूछा है, बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड है, यानी कि एक बॉडी दे रही है इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में वो दे देती है। तो बोल रही है कि कितना टाइम लगेगा एक कूलम चार्ज में आने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो उसके लिए हम करेंगे हमने अभी पहले सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में ही किया है, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू देख लेता हूँ। एक कूलम चार्ज में होंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी ये तो एग्जैक्ट आंसर हो गया,
चार्ज गिवन बाय समझ ही नहीं आ रहा यार क्या हुआ, छोड़ो करते हैं। 10⁹ इलेक्ट्रॉन है 1 सेकंड में, तो अभी हमें निकालना है कि कितने टाइम में 1 कूलम चार्ज हो जाएगा, है ना। 1 कूलम चार्ज बाहर आ जाएगा किसी बॉडी से। तो सबसे पहले पता करते हैं 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वही लगाएंगे Ne, n हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, इसे अपॉन में लेके जाएंगे तो 1/1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये n की वैल्यू हो गई कि इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम चार्ज में, और बोल रहा है इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जाते हैं। तो 1 कूलम चार्ज बनने में अरे ये तो 1 सेकंड में बोल रहा है, तो मैं बोला कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज जाने के लिए, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जाते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में जाएंगे। अगर हमने मैथ पढ़ा है तो हम बोलते थे कि अगर 10 चॉकलेट 100 रुपए की हैं तो एक चॉकलेट कितने रुपए की होगी। तो हम इससे इसे डिवाइड करते थे, हम बोलते थे 10 रुपए की। और अगर इसे कोई वेरिएबल मान के करना चाहता है तो उसके लिए फॉर्मूला है कि अगर 10x की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू क्या होगी 10। ठीक है, तो ऐसे ही इतने इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 1 सेकंड में है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितने सेकंड में होगी। फिर हम सेकंड को डिवाइड कर देंगे किससे 60 से, तो वो मिनट बन जाएगी, एंड अगेन 60 से तो वो घंटा बन जाएगा। ऐसे हमें जिस भी ऑप्शन से देख लेंगे कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, या अगर हम इसे यहाँ भी छोड़ देंगे सिर्फ इतना ही कि सेकंड्स में ही निकाल के छोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें इतनी बोला है कि इतना मैं कर देता हूँ यार, कभी तुम ना कर पाओ और फिर दोबारा इस क्वेश्चन को लेके बैठना पड़े। यहाँ पे बोला इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज के अंदर हैं और इतने 1 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड में निकल जाते हैं। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में जाते हैं, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स कितने सेकंड में जाएंगे। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, कर लेंगे सॉल्व सभी वैसे, और जिससे नहीं होगा तो वो इधर फोकस करे। इतने देखो ध्यान से, जब मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड की बात करता हूँ, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, एक की वैल्यू जब भी हमें पता है तो हम सीधे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10⁻⁹/1.6, तो पहले 1.6 को इधर 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड देन मल्टीप्लाई 10⁻⁹, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन देयर अ कप ऑफ वाटर। अब देखो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि एक कप के अंदर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है। ये हमें अज्यूम करना होगा। तुम कोई भी वॉल्यूम अज्यूम कर सकते हो किसी कप का, और कुछ भी मान सकते हो। माना कि कप के अंदर H2O है, अब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसके करने के काफ़ी तरीके हैं। तुम मान लो कि हाइड्रोजन पॉजिटिव है ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऐसे भी कर सकते हो, बिकॉज उसने कोई अमाउंट नहीं बोला, कोई पर्टिकुलर ये बात नहीं बोली कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। लेकिन जो एक बारी इसमें एसएल में देख लेते हैं, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एवोगैड्रो नंबर से सॉल्व करा है। बिकॉज ये मान के चल रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मास से निकाला है। मास से कैसे, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन 18, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और कितने हाइड्रोजन है 2, तो मास कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही ऑक्सीजन का मास कितना होता है, मास नंबर ऑक्सीजन 8, तो ऑक्सीजन का मास नंबर 8 है। अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा 8 और 2 10, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास हो गया 10। अब ऐसे ही हम उनको एवोगैड्रो नंबर से उसे डिवाइड करेंगे। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर है 6.02 × 10⁻23। ठीक है,
इससे हम इसे डिवाइड करेंगे, सॉरी मैंने नीचे लिख दिया, एवोगैड्रो नंबर से हम इसके मास नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने एटम्स हैं। और एटम्स को फिर हम देख लेंगे, जब जितने एटम्स होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और उतना ही नेगेटिव चार्ज, बिकॉज एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ था। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर या इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। मेनली हमें इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल याद रखना है, बिकॉज ये एसएल है तो इसके अंदर जेई और एडवांस तक के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी के सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप का, कि क्यू इज इक्वल्स टू एन ई पर बनने वाले क्वेश्चंस हमें आने चाहिए, कि हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल चार्ज हम कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम और टॉपिक्स करेंगे इसके, तो हम देखेंगे कि और क्वेश्चंस कैसे हो सकते, कैसे कैसे बनते हैं और क्या क्या इसके अंदर हम और चीज़ें देखने वाले हैं। फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे एंड देन फर्दर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अभी अगले टॉपिक को हम कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।